हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग कंपटीशन लेवल का बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को पता होना चाहिए। उस वो क्या है? टॉपिक का नाम मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, कि हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है भाई? वो आरबीआई लाता है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दो पॉलिसी या दो टाइप्स के पॉलिसी होते हैं जनरली, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से वर्क करता है। फिस्कल पॉलिसी सरकार के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी रहता है वो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से पॉलिसी का फॉर्मेशन किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, किस तरीके से रेट्स, लोन्स वगैरह का किस तरीके से मार्केट में किस तरीके से सप्लाई किया जाता है मनी का। तो वो सब सारा काम किसके द्वारा होता है? आरबीआई के थ्रू होता है और वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। हेलो गाइस, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। कि हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी क्यों आया, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लाया जाता है, पहले ये मैं बता देता हूँ। आरबीआई के द्वारा। दो तरीके के पॉलिसी होते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उस फिजिकल पॉलिसी कौन लाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पॉलिसीज लाती है वो फिजिकल पॉलिसी के अंदर आती है, और जो आरबीआई पॉलिसी लाती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होता है। तो आई होप सो आप लोगों को ये पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में क्या अंतर है। तो ये बहुत ही एग्जाम है। अगर आप लोगों को एक अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग आके हमारे इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में फटाक से जान लेते हैं जल्दी से। क्या है कि वाई शुड अ कंट्री नीड अ मॉनेटरी पॉलिसी, कि कंट्री, हमारा देश जो इंडिया है, वो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों नीड किया, मतलब क्यों जरूरत पड़ा भाई आखिर, कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या और क्यों नीड पड़ा। एंड हु मेक्स दिस, कि कौन बनाता है, तो मैंने पहले ही बता चुका है कि क्या भी आरबीआई बनाता है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का पर्पस क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी आखिरकार बनाया क्यों जाता है, वो कंट्री कंट्री के लिए किस तरीके से इम्पैक्ट छोड़ता है, या वो कंट्री के में या कंट्री के ग्रोथ में किस तरीके से वो मददगार होता है। क्लियर? उसके बाद क्या, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इट, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या रेट्स होते हैं, क्या पॉलिसीज, कौन कौन से पॉलिसीज होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लागू करता है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, और ये सारी बातों को एक एक कर हम लोग अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। क्या है, किसका पॉलिसी है ये? आरबीआई का पॉलिसी है। और इसका डेफिनेशन क्या है, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू अ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सब सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट है किसके? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंडर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, जो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, टू रेगुलेट द मैग्नीट्यूड सच एज इंटरेस्ट रेट, ताकि हमारे देश का जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी लोन का इंटरेस्ट रेट है, वो मेंटेन रह सके। या फिर मनी सप्लाई जो मार्केट में हो रहा है, मार्केट में पैसा कम है तो ज्यादा डालना होगा पैसा, मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। और अगर मार्केट में पैसा कम है तो हमें ज्यादा डालना होगा। तो ये इंटरेस्ट कम और ज्यादा क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हमारे मार्केट में है कि नहीं है, ठीक है। एंड विद व्यू टू अचीविंग द अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, और इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ उसकी ग्रोथ कैसे हो, पॉलिसी के साथ ग्रोथ को मेंटेन कैसे किया जाए, ये किसका काम है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर मार्केट में मान लो कि पैसे की कमी है, क्या है कि पैसे की कमी है, ठीक है। तो क्या करेगी आरबीआई? जो इंटरेस्ट रेट रहेगी लोन का इंटरेस्ट रेट क्या करेगी? सस्ता कर देगी, है कि नहीं? सस्ता कर देगी ना, ताकि मार्केट में पैसा ज्यादा जाए। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देगी। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा करने से क्या होगा कि वो सही तरीके से या सही मायने में लोन क्या होगा,
कॉस्टली हो जाएगा, तो लोग कम खरीदेंगे। तो आई होप तो ये भी क्लियर होगा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो सेट बाय द सेंट्रल बैंक एड्रेस मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को एड्रेस करता है। टारगेट क्या रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहना चाहिए। इन्फ्लेशन का टारगेट आरबीआई ने क्या रखा है वो पहले ही बता देना होता है। 18 में एक डेढ़ साल पहले, एक डेढ़ साल पहले का फोरकास्ट करना होता है। उसका क्या, 4 + -2। इसका मतलब क्या, 4 में अगर -2 करोगे तो 2 आएगा, और 4 में +2 करोगे तो 6 आएगा। तो मतलब हमारा टारगेट इन्फ्लेशन कितना, 4 to 6%। मतलब हमारा इन्फ्लेशन इसके अंदर ही रहना चाहिए, ये आरबीआई का टारगेट है। क्लियर, तो ये बात पता होना चाहिए। इफेक्टिव कॉस्ट मोर्टाइज बोरोइंग की बोरोइंग थोड़ा सस्ता हो सके, इफेक्टिव हो सके, या फिर जो बोरोइंग कर रहा है, जो लोन दिया जा रहा है जिन लोगों को, वो लोग सही तरीके से पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। पढ़ते हैं हम लोग क्या है अब, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कब एक्सपेंशनरी होता है और कब कॉन्ट्रैक्शनरी होता है। तो कंट्रोल ऑफ मनी हेल्प्स टू मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या, कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाना, मतलब मार्केट में अगर रुपया ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या, मार्केट में पैसा कम हो जाना, तो वो हो गया डिफ्लेशन। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करती है, दो तरीके से, एक्सपेंशनरी से और कॉन्ट्रैक्शनरी से। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये फोकस करता है कि एक्सपेंडिंग इंक्रीजिंग इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, क्या कर रही है कि मनी सप्लाई बढ़ाने की बात की गई है। अब वो बढ़ती कैसे है, क्या होता है कि इम्प्लीमेंटिंग बाय द लोअरिंग की इंटरेस्ट रेट, की इंटरेस्ट रेट मान लो कि लोन का दाम या लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर कम कर दिया गया, तो लोन तो क्या होगा कि लो हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा। और लोन अगर सस्ता हो जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, तो क्या होगा, मार्केट में पैसा इंक्रीज हो जाएगा। तो मार्केट में पैसा इंक्रीज होने का मतलब क्या, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, उससे क्या होगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी सेम उल्टा होगा, कि कब, कि मार्केट में पैसा मान लो कि ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो मार्केट में अगर हाई हो गया है पैसा, तो इसका मतलब क्या, मार्केट से पैसा निकालना है। आरबीआई को निकालने के लिए क्या करेगा, लोन का कॉमर्शियल बैंकों को इस तरीके से बोलेगा कि भाई आप लोन का दाम क्या करो, आप बढ़ा दो, या लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो क्या होगा कि लोग लोन कम लेंगे, और उससे क्या होगा, पैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इकोनॉमी से। मतलब क्या, रिड्यूसिंग मार्केट लिक्विडिटी, मतलब मार्केट में जो पैसे की तरलता है, अमाउंट है, वो कम हो जाएगी। क्लियर, तो आई होप सो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। दो तरीके का मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी है। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब पैसा मार्केट से पैसा निकल कर कहाँ जाता है, आरबीआई के पास जाता है, या बैंकों के पास आता है, ठीक है, ये बैंक के पास जाएगा। और एक्सपेंशनरी में कि मार्केट में पैसा जाएगा कहाँ से, बैंकों से, मतलब बैंक पैसा देगा, या आरबीआई बैंकों को देगा, ताकि बैंक लोगों तक पहुंचा सके। तो मार्केट में पैसा अगर छोड़ना है या मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो एक्सपेंशनरी, अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब मार्केट से पैसा निकालना है। क्लियर, तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेस्टेड इन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट कराने का काम किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब इसका ये मैंडेट जो है वो कब मिला और कैसे मिला, तो वो 1934 एक्ट के थ्रू मिला। 1934 एक्ट में, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 में जो फाइनेंस एक्ट को, या फाइनेंस एक्ट 2016 को अमेंड किया गया, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया गया। क्लियर, तो ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और इंट्रोडक्शन किया गया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक कर समझेंगे। तो चलिए, मेन ऑब्जेक्टिव उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। पहला क्या, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करता है। अब महंगाई कितना, 4 ± 2, मतलब 2 to 6 क्या है, 2 to 6% ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में ही कंट्रोल करने की बात की जाती है। किसको, आरबीआई को। क्लियर, उसका क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से मेंटेन रहे, ताकि अच्छे तरीके से जो इंडिया है वो इंडिया का एक स्थान मार्केट या फॉरेन मार्केट में बना रहे। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस ऊपर नीचे ना हो, होलसेल प्राइस या फिर रिटेल प्राइस जो भी होगा वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहना चाहिए, प्राइस इधर से उधर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करना है।
और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, तो इस पर भी फोकस करती है आरबीआई। क्लियर। रेगुलेट करेंसी एक्सचेंज रेट मतलब रुपीस के बदले कितना कितना डॉलर के प्रति कितना रुपये मिल रहा है या कितना रुपया देना पड़ रहा है $1 पर। ये सब सारी चीज़ों को रेगुलेट करना, अगर जितना ज़्यादा आप फॉरेन एक्सचेंज अगर इकट्ठा करोगे उतना आपका रुपया क्या होगा, मजबूत होगा। सोशल वेलफेयर, ये लोगों के भलाई के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में बताया जाता है कि भाई आप अपना ओटीपी जो वन टाइम पासवर्ड है उसे आप शेयर ना करें, या तो अवेयरनेस फैलाने की काम की जाती है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ताकि लोगों को एक प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके जो भी उनसे रिलेटेड है। क्लियर। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट में अमेंड किया गया था 2016 में क्या, फाइनेंस एक्ट, और उसके थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ था, कीपिंग इन माइंड फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी, कि प्राइस को कैसे स्टेबल किया जाए, ग्रोथ को कैसे मेंटेन किया जाए। अब जान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए और अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखो, जैसे ये शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी आज के क्या हैं कि आरबीआई गवर्नर हैं, तो ये हेड करते हैं मीटिंग को। ठीक है। नाउ इन इंडिया द पॉलिसी रेट आर अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट एंड डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा क्या टारगेट अचीव करने की बात की जाती है कि इतना से इतना मेंटेन करेंगे सारा चीज, इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है। मेंबर में कितने, मॉनेटरी कमेटी में कितने मेंबर रहते हैं, 6 मेंबर का कमेटी रहता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल बैंक को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, सेक्शन नंबर 45 जेड ऑफ अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934। क्लियर। एमपीसी में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें एटलीस्ट 4 टाइम्स ईयर 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मीटिंग करनी होती है, और 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी में वो अपने रेट्स वगैरह को देखते हैं। क्लियर। तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने बार ये लोग मिलते हैं, कितनी बार मीटिंग होती है, 4 बार, मतलब कि हर एक 3 महीने में, 3 महीने पर एक मीटिंग। फिर इसी तरीके से 3 into 4 कर दो, यहाँ 1 into 4 कर दो, तो ये 4 टाइम्स हो गया कितने, एक साल में, मतलब 12 मंथ्स में। क्लियर। कोरम कितना होना चाहिए मीटिंग के लिए, 4 मेंबर्स एटलीस्ट चाहिए होता है, 4 मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये बात पता हो गया। अब क्या है कि गवर्नर का जो वोट होता है वो आखिरी में आता है। अगर मान लो कि छह मेंबर टोटल है, ठीक है, और या मान लो कि 4 मेंबर कोरम में आए हुए हैं, तो 4 मेंबर में दो वोटिंग आ गया, क्या दो इंसान ये बोल रहा है क्या कि रेट बढ़ना चाहिए, 2 इंसान बोल रहा है रेट घटना चाहिए, तो क्या होगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट के समय में कौन वोट करता है, आरबीआई का गवर्नर। क्लियर। ये कास्टिंग वोट डालते हैं। तो वंस इन एन एवरी 6 मंथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 महीने में एक बार, मतलब साल में 2 बार, 6 महीने पर, 6 मंथ पर और एक 12 मंथ पर। तो ये 6 महीने में क्या होता है कि आप लोगों को आरबीआई को पब्लिश करना होता है डॉक्यूमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। और इसमें क्या क्या रहता है भाई, सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, के इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है या किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करेंगे और आने वाले समय में, और साथ ही साथ फोरकास्ट किया जाता है कि 6 से 18 महीने अहेड, मतलब जो आने वाला 1-1.5 साल है, 1.6 मंथ है, उसमें किस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे और ये क्या इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है। आई होप सो ये भी बात आप लोगों को क्लियर होगा। प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर हैं, पहला गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर, फिर 1 ऑफिसर्स रहते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड से, और अभी 3 मेंबर जो कौन है अभी, जिनका नाम प्रॉपर तरीके से दिया गया है, खास करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करते हैं, सीनियर एडवाइजर ऑफ नेशनल कॉर्पोरेट, मतलब NCAER मेंबर्स हैं, एक असीम गोयल है और एक जयंता वर्मा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं। तो टोटल 6 मेंबर हैं। क्लियर। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा जरूर आप लोग, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो मेंबर्स रेफर्स टू 4 to 6, जो 4 से 6 मेंबर हैं उन लोगों का ऑफिस पीरियड 4 साल तक होता है, और अंटिल फर्दर ऑर्डर, की जब तक सरकार का ऑर्डर रहता है तब तक ये बने रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और 4 साल मिनिमम, 4 साल ये होल्ड करते हैं। क्लियर। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी का प्रोसेस किस तरीके से होता है भाई, तो कौन कौन से प्रोसेस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट रखा गया, अलग अलग डिपार्टमेंट काम करता है। ये क्या करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है, कौन से की स्टेक होल्डर है हमारे इकोनॉमी में, एनालाइज करता है वर्क को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रीब्यूशन को, और रेपो रेट को देखता है किस तरीके से, अभी रेपो रेट के बारे में मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, तो रेपो रेट को अच्छे तरीके से गाइड करता है।
तो आई होप तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि रेपो रेट को गाइड करके आरबीआई एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फॉर्मुलेटिंग जो भी पॉलिसीज आती है उनको रिव्यू करता है। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, ये ऑपरेशनलाइज करता है मॉनेटरी पॉलिसी मेनली थ्रू अ डे टू डे लिक्विडिटी। डे टू डे लिक्विडिटी मतलब भारत देश में या इंडिया में डे टू डे हर दिन क्या लिक्विडिटी है, क्या मार्केट में पैसा ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखता है ये डिपार्टमेंट। और तीसरा क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट कमेटी, फाइनेंशियल मार्केट कमेटी है जो कि वैकआर मतलब क्या कि मीट अ डेली रिव्यू लिक्विडिटी कंडीशन सो टू इंश्योर द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी ऑपरेटिंग टारगेट दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी का या इन्फ्लेशन रेट दिया गया उसको मेंटेन रखने के लिए कौन फाइनेंशियल मार्केट कमेटी भी काम करती है साथ में मिलकर। मतलब ये डे टू डे एक्टिविटी देखती है और ये रिव्यू करती है। क्लियर, ये रिपोर्ट देगी और ये रिव्यू करेगी हर दिन। क्लियर, तो ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद क्या, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है या कौन कौन से रेट्स हैं या किस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करती है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो रेपो रेट पहला है इंस्ट्रूमेंट में, पहला रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, द फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू द बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट। कि अगर आरबीआई क्या करती है, पैसा देती है किसको, बैंक को देती है अगर एक नाइट के लिए, और उसे गिरवी क्या रखना पड़ता है बैंक को, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बताऊंगा, और अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और किसके अंदर में, ताकि लिक्विडिटी एडजस्ट हो पाए बैंकों में और वो बैंक अच्छे से काम कर पाए। तो रेपो रेट क्या था, अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है मतलब पैसा कम है तो क्या करेगी, इंक्रीज इन मार्केट लिक्विडिटी कैसे होगी, रेपो रेट एग्रीमेंट से। क्यों, क्योंकि आरबीआई क्या कर रही है, मार्केट में पैसा दे रही है, मतलब कि बैंक को पैसा दे रही है और बैंक किसको पैसा देगी, कस्टमर को पैसा देगी। क्लियर, तो मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ कि आरबीआई क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को दिया, और कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा जाएगा तो वो ऐसा तो नहीं कि वो बचा के रखेगा, वो क्या करेगा, लोगों को देगा। तो जब तक लोगों के पास पैसा जाएगा तो मार्केट में पैसा क्या होगा या इकोनॉमी में पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिक्विडिटी इस समय इंक्रीज करने की बात किया जाता है रेपो रेट के थ्रू, और किसके थ्रू, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू। अभी हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। ये क्या करती है, रिवर्स मतलब जो कॉमर्शियल बैंक रहता है, कॉमर्शियल बैंक वो क्या करता है, आरबीआई को डिपॉजिट करता है और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई देता है उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्लियर, तो ये बात पता होना चाहिए। कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट करती है आरबीआई के साथ, तो जो रेट आरबीआई देती है बैंकों को, बैंक को जो रेट देती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स रेपो रेट। और इससे क्या होगा, अगर मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना है, मार्केट में पैसा कम करना है, तो क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। लेसर कैश लेन मतलब क्या, वो देने के लिए पैसा कम रहेगा क्योंकि वो पैसा आरबीआई पर जमा कर दे रहा है, तो क्या होगा, मार्केट से पैसा निकल जाएगा। तो आई होप सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व रेपो रेट भी आप लोगों को क्लियर होगा। और ये किसके थ्रू होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो लिक्विडिटी को मेंटेन करने की बात की जाती है। दो तरीके से लिक्विडिटी मेंटेन होता है, तो जिस प्रोसेस से लिक्विडिटी मेंटेन होता है उसको बोलेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो ओवरनाइट फैसिलिटी होता है। और उसमें दो तरीके से, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है। अगर इंजेक्ट करना है, मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो रेपो रेट करेगी, और रिवर्स रेपो रेट जब मार्केट से पैसा निकालना है, ताकि पर्पस ऑफ मैनेजिंग बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी, ताकि बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कमी ना आए, है ना। बैंकिंग सिस्टम के लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ को लाया गया है। क्लियर, तो इसके अंदर दो आता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट होगा, आरआर होगा और रिवर्स रेपो रेट होगा। ये दोनों बात आप लोगों को क्लियर होगा, ये दोनों एलएएफ के अंदर आता है आरबीआई से। क्लियर, अब आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कि व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अंडर अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल मनी अमाउंट ऑफ ओवरनाइट। अगर और पैसा चाहिए होगा, एलएएफ से नहीं हुआ, ठीक है, मतलब रेपो रेट से नहीं हुआ, मांग लिया, अब क्या हो गया, उसके बाद भी चाहिए, तो वो किसके थ्रू करेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और वो कौन कराएगा, इसमें क्या किया जाता है, एसएलआर के थ्रू। मतलब एसएलआर होता है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, बैंकों को अपने पास कुछ अमाउंट रखना होता है, जो भी लोगों के द्वारा दिया गया पैसा है वो सारे, मतलब मान लो कि अगर 100 रुपया बैंक के पास आया तो 100 रुपया का 100 रुपया आज के दिन में वो लोन नहीं दे सकता है, तो कुछ अमाउंट रखना पड़ता है, तो उसको कम कर देगी, है कि नहीं, ना बोलेगी कि भाई आपको 20 रुपया रखने की नीड थी आरबीआई के थ्रू,
और 100 रुपये में अब आप उसको 10 रुपये रखो तो 10 रुपये इसके पास ज़्यादा बच गया ना, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वहीं यूज होता है। इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में फंडिंग विंडो टू द लेंडर्स टू लेंड ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो मेंटेन द कैश फ्लो, तो उसको लिक्विडिटी जो SLR है उसको मेंटेन करके उसको कम करके और पैसा अधिक वो लेंड कर सकता है अगर कोई उस तरीके का कंडीशन बन गया। कॉरिडोर क्या होता है, तो जिस प्रोसेस से MSF rate and the reverse repo rate determines the corridor of the daily movement weighted average call money rate। मतलब weighted average call money rate क्या होता है कि जो हर एक दिन लिक्विडिटी मेंटेन होता है और जिस प्रोसेस से होता है, जिस कॉरिडोर से होता है, जिस तरीके से होता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉरिडोर। नहीं होता है गलियारा बोलते हैं, तो इस यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे तो लिक्विडिटी को मेंटेन करना है तो किस रेट से करते हैं, या MSF फैसिलिटी से या रिवर्स रेपो रेट से, इसका मतलब LAF के थ्रू। LAF या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन दोनों चीजों को अच्छे से क्लियर होगा। अब आते हैं व्हाट इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, इट इज अ रेट एट विच द RBI इज रेडी टू बाय अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब मान लो कि RBI क्या, RBI बैंकों के पास क्या है, बैंकों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़ा हुआ है कि भाई उसमें 5 करोड़ का है। अब ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ लेकिन इसके पास तो पैसा तो नहीं है, तो लेकिन यही डॉक्यूमेंट क्या RBI के पास कोलेटरल रख के अगर कुछ पैसा वो एज अ लोन ले रहा है बैंक कुछ समय के लिए, तो वो क्या हो गया, वो जिस रेट से लेगा लोन उसको उस रेट को बोलेंगे बैंक रेट। ठीक है, और MSF दिस रेट इज अलाइन टू द MSF रेट में, और खास करके जो MSF रेट चेंजेस अलॉन्ग विद द पॉलिसी रेपो रेट चेंजेस, और जिस तरीके से MSF रेट चेंज होता है उसी तरीके से पॉलिसी रेपो रेट भी चेंज होता है। तो ये सेक्शन नंबर 49 में बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में 30 कि आप लोग अपना कॉमर्शियल पेपर, अगर आप मान लो कोई जमीन गिरवी रखा है बैंक में 5 करोड़ का, अगर उसको बैंक को पैसा चाहिए तो वो जमीन कहाँ क्या बताएगा एज ए कॉमर्शियल पेपर कहाँ यूज करेगा, RBI के पास, और RBI क्या करेगी उसे लोन दे देगी कुछ समय के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैंक रेट। जिस रेट से देगी RBI उसको बोलेंगे बैंक रेट, क्योंकि वो रीडिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में देती है। क्लियर, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए बैंक रेट। अब आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CRR और SLR। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो डेली एवरेज बैलेंस ऑफ मनी that required to maintain with a Reserve Bank of India as a share of such percentage of their NDTL। मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब हर रोज का पैसा, मान लो किसी के पास या किसी बैंक के पास 1000 करोड़ आज जमा हुआ है, 1000 करोड़ आज जमा हुआ है, क्लियर, कोई बैंक के पास, ठीक है, या बैंक मान लेते हैं यहाँ SBI के पास, तो SBI क्या करेगी कि वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उसको क्या इन द फॉर्म ऑफ कैश कहाँ जमा करना होता है, RBI के पास जमा करना होता है। मान लो कि 4% है या 10% है, 10% तो बहुत ज़्यादा हो गया, 4% है, तो 1000 करोड़ का 4% कितना होगा, 40 करोड़, तो उसको 40 करोड़ रुपया कहाँ रखना होगा, कहाँ रखना होगा, RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो, कैश को रिजर्व कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, अगर CRR मान लो कि 4% है, अगर बैंक में 100 करोड़ डिपॉजिट हुआ, कस्टमर सारा डिपॉजिट किया, उसी को बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्लियर, ये बात पता होना चाहिए। अब बैंक क्या कर रहा है, अब बैंक अब उसको मेंटेन करना है भाई CRR, तो वो 96 करोड़ ही लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब लोन कितना दे सकता है, 96 करोड़। इसका जायज भी है भाई कि आप सारा पैसा आपको लोगों से मिल रहा है, आप लोन दे रहे हो, आप सारे पैसे लोन दे रहे हो, अगर नहीं आए सही समय पर तो क्या, अगर लोन कस्टमर सही समय पर नहीं चुका है जिसे आप दिए, तो फिर वो बैंक तो दिक्कत में आ जाएगी ना, फिर उसे लोन वगैरह आपने खुद लेना पड़ेगा RBI के साथ। इसीलिए वो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आज CRR को मेंटेन करना होता है। तो 96 करोड़ लोन देगा, लेकिन 4 करोड़ वो RBI के पास मेंटेन करेगा। मेंटेन करेगा किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में ओनली, ये याद रखना, कैश के फॉर्म में कहाँ जमा करना होता है, RBI के साथ। क्लियर, तो आई होप सो ये भी CRR भी क्लियर होगा। अब SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें भी सर्टेन अमाउंट ऑफ NDTL, जैसे वहाँ क्या करता था, कैश रिजर्व रेशियो में RBI के पास जमा करना होता था ना, RBI के पास जमा करना होता था। इसमें SLR में क्या होता है कि बैंकों को खुद अपने पास रखना होता है। मान लो कि अगर 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ है, कस्टमर डिपॉजिट किया, ये NDTL हो गया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, कि कितना डिमांड कितना टाइम से या एक दिन में कितना पैसा जमा हुआ बैंक के पास। तो अगर मान लो कि 20% SLR है, 20% कितना हो गया, 200 रुपया। तो 200 रुपया वो क्या करेगा, 200 रुपया वो बैंक अपने पास रखेगा, 200 रुपया अपने पास रखेगा, और मान लो 4% वहाँ, 4% वहाँ, मतलब 40 रुपया, 240 रुपया हो गया। अब 240 रुपया वो क्या कर रहा है कि वो जमा रख रहा है इन द फॉर्म ऑफ
कि भाई कभी भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग सारा लोन दे देंगे तो फिर अगर हम लोगों के पास क्या बचेगा। तो वो मतलब 560 रुपये 560 ही लोन दे सकता है अगर क्लियर, अगर 1000 रुपये के तौर से देखें। और ये किसके फॉर्म में होना चाहिए SLR, कैश के फॉर्म में होगा, या गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये बात पता होना चाहिए, लिक्विड एसेट होना चाहिए, क्लियर। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, कैश हो सकता है, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर को सारा पैसा ना दे सके और बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा मेंटेन रहे वहां पर, लिक्विडिटी, क्लियर। तो आई होप सो SLR भी आप लोगों का क्लियर होगा। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, एक ओपन मार्केट लाया जाता है, किसके द्वारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ओपन मार्केट लाया जाता है RBI के थ्रू। क्या करती है RBI, सेल और परचेस करती है। क्या करती है, सेल करती है या परचेस करती है। क्या करती है, सेल या परचेस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड को सेल और परचेस करती है। अब मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसा होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेम उसी तरह जैसे जमीन का पेपर है। मान लो जैसे तुम्हारा LIC का बॉन्ड है या इंश्योरेंस का बॉन्ड रहता है, तो इसमें बॉन्ड पेपर में लिखा रहता है ना कि 5 करोड़ का आपका पॉलिसी है, सेम उसी तरीके से 5 करोड़ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का पूरा ऑथराइजेशन है। अगर इसे कोई बैंक लेता है, मान लो कि बैंक ले लिया 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया ले लिया, मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और और ये बैंक क्या किया, 5 करोड़ रुपया किसे दे दिया, आरबीआई। क्योंकि आरबीआई सेल और परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, से सरकार नहीं बेचती, आरबीआई बेचती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपए का आरबीआई के पास चला गया और ये पेपर इसके पास आ गया, क्लियर। तो अगर मार्केट से पैसा निकालना हो, मान लो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है कि नहीं, मार्केट में पैसा ज्यादा है, अगर मार्केट में पैसा कम करना है तो क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई क्या करेगा बताओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, थोड़ा सा सोचो, सोचो क्या करेगी यहाँ पर, थोड़ा सा समझने की बात है भाई, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट में पैसा ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा मैं धीरे चल रहा हूँ, कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो क्या करेगी, सेल करेगी या परचेज करेगी, तो सेल करेगी। देखो यहाँ, अब यहाँ सेल करी तो बैंक लिया, क्लियर, सेल करी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक ने लिया उसको, और बैंक क्या किया, पैसा दिया कहाँ, सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को, तो हो गया, मतलब मार्केट से पैसा निकल गया, बैंक से पैसा निकल के आरबीआई के पास चला गया, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। सेम उसी तरीके से जब पैसे की कमी होगी, मतलब जब डिफ्लेशन होगा, तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करना होगा तो क्या होगा, क्या करेगी आरबीआई, गवर्नमेंट ये सबसे पैसा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगी और इकोनॉमी में पैसा दे देगी, मतलब बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो वो ले लेगी और आरबीआई क्या करेगी, पैसा दे देगी बैंक को, और वो ज्यादा से ज्यादा लोग को पैसा दे पाएगा। मतलब लोगों को पैसा अगर ज्यादा देना है, मार्केट में रेसेशन है तो मार्केट में पैसा ज्यादा चाहिए भाई, तो उसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेगी आरबीआई, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी कब, जब इन्फ्लेशन रहेगा। तो आई होप सो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्लियर होगा। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, सब सारा कौन करता है, आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, सरप्लस लिक्विडिटी एंड मोर इंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग द लार्जर कैपिटल इनफ्लो एंड एब्जॉर्ब द सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कि अगर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी और जो टी बिल और ट्रेजरी बिल को अगर बेचना होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल को बेचना होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, MSS स्कीम के थ्रू होता है, मतलब क्या, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के थ्रू। तो ये बात पता होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि मनी मार्केट में उसी तरीके से बना रहे, क्लियर। मार्केट सप्लाई, कंक्लूजन में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का भी हम लोगों ने पढ़ा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, क्या CRR, फिर उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर हम लोग ट्रेजरी बिल, टी बिल वगैरह कैसे करता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस तरीके से बेचता है, खरीदता है, क्यों खरीदता बेचता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई और क्रेडिट के अवेलेबिलिटी को अच्छे तरीके से करती है। हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़े, MSF पढ़े, तो ये सब सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और आप लोगों को इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं पहुंचाता ही रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही,
और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।